हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th के परमाणु की संरचना का जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की और उसके पीछे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सब बातें सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। कहना चाहते हैं कि जो कक्षाएं बनी होती हैं, मैंने कक्षाओं के बारे में भी बात की थी पिछले वीडियो में, जिसमें कक्षाएं K-L-M-N थे। ठीक है, तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है उसे आप देखिए। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसे बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बोर और बरी ने मतलब नियम दिए हैं, उस नियम को बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। पहला नियम इनके अनुसार क्या है। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी कक्षा हो, मतलब कक्षा कहने का मतलब हम बता दें आप लोगों को, एक सेकंड। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये मैंने एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु का नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ क्या होती हैं, एक कक्षाएं बनी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा मान लीजिए यहाँ पर K है, दूसरी कक्षा L है और तीसरी कक्षा M है। आप जानना चाहते हो कि भाई K जो कक्षा है, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब एग्जैक्ट आप पता करना चाहते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैसे तो बताया गया है कि K कक्षा में जो है, यहाँ लिख देते हैं हम, K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8, M में 18, N में 32। तो 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस सूत्र से पता कर लें कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स इस K कक्षा में होती हैं। तो देखिए K कक्षा में मतलब ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में आप पता करना चाहते हो तो 2 लिखो, यहाँ n की जगह आपको मल्टीप्लाई लगा के n की जगह 1 लिख दो। ठीक है, पावर 2, तो 2 इंटू 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर 1 होता है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। ऐसे ही आप पता कर सकते हो सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में। तो मैं सेकेंड वाले में पता करके बताता हूँ। 2 इंटू n की जगह आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। देखिए यहाँ पर सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे ही करके आप किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n की पावर 2 होती है। ठीक है, हाँ, दर्शाया जाता है। n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। वो जो कक्षाएं मैंने बनाई थी उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, या आप कक्षा भी बोल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या K कोष में 2 होंगी। ठीक है, वो इस तरीके से लिख करके 2, और दूसरी कक्षा L कोष में 8, और तीसरी कक्षा M कोष में 18, और चौथी कक्षा में 32 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। मुझे तो नहीं लग रहा आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम लोग आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम देखिए। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है।
और ये कहना चाहते हैं बिल्कुल जो बाहर बाहरी कोश हो तो उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। और किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन जो है तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा में पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। अब ये सब बातें क्या हैं, ज़रा इनको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये मैं बातें समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर तत्व है, एलिमेंट्स मान लीजिए कोई है, कौन सा एलिमेंट्स ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो पहली कक्षा में KLMN, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी क्षमता जो है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की है, तो आपने 7 मतलब इलेक्ट्रॉन इसके हैं नाइट्रोजन के, तो मैंने 2 इसमें दे दिए, तो बचे कितने 5। इसके पास 8 मतलब इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, तो अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे दूंगा इस तरीके से, तो ये इसको भी रख लेगा। तो मतलब 5 2 7 देखिए हो चुका है, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका, ठीक है। तो अब उसमें लाइन में बोला था कि भाई अगर आपका जो पहला कोश है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा में पूर्ण रूप से भर ना जाए। तो पहले जो कक्षाएं वो भर जाने के बाद ही अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब उसके अगले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जब तक भरा नहीं जाएंगे तब तक हम अगले वाले मतलब कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र के 4.4 में दिखाया गया है, और यहाँ पर जो चित्र बना था मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर किया गया, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो उसकी जो कक्षा होंगी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाया गया है। हीलियम में अधिकतम देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाए जा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसकी आगे आप देखेंगे तो लिथियम है, इसमें ठीक है, यहाँ पर देखिए गलत इन्होंने भर रखे हैं, नहीं गलत नहीं भरे हैं, ये इसका नाभिक है, ठीक है। इस नाभिक को ना काउंट करिएगा, ये कक्षा में 2 ही भरे गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी 2 अंदर वाले में इसका 3 परमाणु क्रमांक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 अंदर वाले में भरे, पहले कोश में 2 ही भरा सकता है, तो 2 भरा गया, और उसके नेक्स्ट वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन भरे गए। इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर करते करते यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और भरे जाएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 आ गए, 5 आ गया, इसमें 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 आ गया, अब इसमें 8 आ गया, ठीक है, 99। अब इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए, तो ये अगले वाले कोश में इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं संयोजकता क्या होता है, ठीक है। ये जो संयोजकता है इसके बारे में समझते हैं, जिसे इंग्लिश में वैलेंसी बोला जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ये आपने देख लिया। अब किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
कह रहे हैं कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। तो अब हम लोग देखेंगे संयोजकता के बारे में। ये जो संयोजकता है इसको इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं समझते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये बातें हमने देख ली। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर तत्व ले रखा है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ देखते हैं। एक तत्व मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया KLMN। तो पहली कक्षा में मैंने भरा कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में हमें भरने हैं 8, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 2 मैंने भर दिया और 6 ही बचे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लास्ट वाली कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाए हैं, 6। तो क्या 6 ही इसका इलेक्ट्रॉन मतलब 6 ही इसकी संयोजकता हो जाएगी, इस तत्व की संयोजकता 6 हो जाएगी? नहीं। संयोजकता आपकी अगर कोई लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है कक्षा में, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, अगर वो 4 से अधिक यानी 5 हों, 6 हों, 7 हों या 8 हो, तो हमें क्या करना होगा, उसकी संयोजकता पता करने के लिए उस तत्व की हमें 8 से उस चीज़ को माइनस करना होगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। 8 में से हम यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता निकल के आएगी 2। ये इसकी संयोजकता होगी, ना कि ये वाली लास्ट में, ठीक है। और बाकी केसेस में आप जैसे मान लीजिए हीलियम का देख लीजिए, हीलियम छोड़िए, नियान का देख लीजिए। चलिए नियान 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो पहले में 2 भर लिए, दूसरे में आ गए कितना, 1 भरना पड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है, 1 है। यानी इसका जो संयोजकता 1 है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 4 से क्या है, मतलब 5 से कम है। तो 5 से कम 4, 3, 2, 1 अगर लास्ट में किसी इलेक्ट्रॉन के आएगा लास्ट वाली कक्षा में तो वो उसकी संयोजकता होगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे की बातों पे ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ तक समझा दिया हमने। बोरबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। कहना ये चाहते हैं कि जिसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन 8 भरा होता है तो सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। कहने का मतलब है कि जो ऐसे तत्व जो हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा क्या है कि पूरी भरी हुई, कितनी से, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं। मतलब लास्ट में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते करते गए तो वहाँ लास्ट में 8 मिला आपको। तो वो ऐसे जो तत्व होंगे उनकी जो संयोजकता है वो शून्य हो जाएगी। जिनकी संयोजकता शून्य होगी वो कैसे होंगे, वो क्या होंगे, जिनकी संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिए, उन्हें अक्रिय बोलते हैं, ठीक है। जिनका लास्ट में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे तत्वों को अक्रिय तत्व यानी नोबेल गैसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हीलियम परमाणु की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं।
सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यहाँ पर समझिएगा कि जितने भी अक्रिय तत्व होते हैं उनका मतलब परमाणु विन्यास आप करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन हीलियम में आपको 2 मिलेगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को एकदम मतलब समझते हुए चलिए, क्लियर होना चाहिए बातें। हाँ, संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यहाँ तक बातें हो चुकी। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? अष्टक। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। अष्टक प्राप्त करने के लिए वो सब क्रिया करते हैं। उनका लास्ट वाला जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। चाहे वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए लास्ट में उनकी कक्षा में वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो प्राप्त करते हैं या तो वो अपने उस इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, नहीं, जब आप 2 तत्वों का मतलब यौगिक बनाते हैं, क्लास 9th में पिछली में देख चुके हैं हम लोग पीछे इसको, कि जब हम लोग यौगिक बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करते हैं। जैसे जो आपका धातु होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। अगर उसका अष्टक नहीं पूरा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। वो अपना त्याग करके अष्टक पूरा कर लेते हैं धातु सब। तो यही सब बातें यहाँ पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी बातें हैं। लेकिन जितना हम लोग मतलब इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए एक दूसरे पर से हम लोग हटाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, और भी बातें समझाने की मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर H2O, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो H है और ये जो O है, ठीक है, इसकी संयोजकता आप देखेंगे हाइड्रोजन की, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और इसकी संयोजकता आपको 2 मिलता है। ठीक है, इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए इसमें ये देखिए 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इसको मतलब इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने होंगे? कम करने होंगे। तो अब देखिए इसकी संयोजकता 1 है और इसकी संयोजकता 2 है। अब इन दोनों का हम इसे क्या कराएंगे? क्रॉस कराते हैं, H2O। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता इसके ऊपर चली जाती है और इसकी संयोजकता इसके ऊपर चली जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो चलिए आगे समझाते हैं आपको, सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या हस्तांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। जिसकी चर्चा हम लोग पिछले अध्याय में कर चुके हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः ठीक है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। इसलिए
इनकी संयोजकता 1 कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। और भी पीछे देख लीजिए, इसमें कुछ बातें हैं, समझ लीजिए, इन्हें याद कर लीजिएगा कि भाई मैग्नीशियम का 2 है, एल्युमिनियम का 3। ठीक है, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। कह रहे हैं कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो एक अन्य प्रकार से उनकी संयोजकता हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए, फ्लोरीन के लिए अष्टक बनाने के लिए, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको ठीक यहाँ पर। हाँ, तो जो इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। जैसे अब फ्लोरीन को अगर अपना अष्टक पूरा करना है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना अच्छा होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो वही बात है ना कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अतः इसकी संयोजकता, देखिए, अतः इसकी संयोजकता अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। तो वही कह रहा था ना मैं कि अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, अगर लास्ट में 5, 6, 7 मिलेगा तो उसे आपको 8 में से घटाकर उसकी संयोजकता ज्ञात करनी होगी। तो वही यहाँ पर ज्ञात की जाती है। इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। जितने भी तत्व होते हैं उनकी निश्चित एक संयोजन क्षमता होती है। पहले 18 तत्वों की संयोजकता साइड 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि किसकी संयोजकता कितना है इस चार्ट में। यहाँ पर इस चार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे किसका दे रखा है। हाइड्रोजन का देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, प्रतीक बताया गया है, परमाणु संख्या बताया गया, प्रोटॉनों की संख्या बताया गया है, और इनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी KLMN में किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप इसे देख लो और मैं समझा दूंगा आपको एक बार। ठीक है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये पूरा चार्ट एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मैं समझाया हूँ आपको। ठीक है, तो ये चार्ट आप ज़रूर एक बार लर्न कर लीजिएगा कि कौन सा तत्व किस नंबर पर आता है और उसका क्या प्रतीक है। ठीक है, इसमें बाकायदा आपको अच्छे से लिख के मिला है, और हम लोग कल आगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।